अच्छा भाई, इनकम सर फ्रॉम वो कैपिटल। कल मैंने फोन किया था आपको, पब्लिक फाइनेंस का वो जो आप हाँ, उसका बताने जब वाले फोटो थे। मुझे क्लिक कर देना, ये मेरे पास भी तुम लोग जो सिलेबस भेजे उसमें मुझे क्लियर नहीं हो रहा था, इसीलिए वो कंफ्यूजन हुआ। नहीं उसमें सर वो टेक्निक जो आपने लिखवाया था ना बुक में, हाँ टेक्निक्स दिया हुआ है, हाँ 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 हाँ। और वो टेक्निक कट गया हमारे में। अच्छा अच्छा, एक बार ऐसा करना, जो प्रिंसिपल्स है ना वो मुझे जस्ट सेंड कर देना। ओके ठीक है सर। हाँ, प्रिंसिपल सेंड कर देना मुझे एक बार। चलो भाई, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। हाँ भाई, कैपिटल गेन से क्या समझते हो भाई? कोई अपने रॉ थॉट्स देना चाहता है? रॉ थॉट्स, कोई प्रोफेशनल थॉट्स भी देना चाहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये स्क्रीन पे पढ़ने वाला कोई काम नहीं कर रहा है। सर जब कोई व्यक्ति कोई मतलब अगर इन्वेस्ट करता है पैसा या कुछ भी, तो अगर उससे जो लाभ होता है, इनकम होता है, वो ही कैपिटल गेन में जाता है। और कोई? देखो भाई, जब कैपिटल गेन की बात आती है तो ये रिलेटेड होता है आपके असेट्स से। जब भी आप असेट्स यानी अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हो तो उस पे अगर आपको किसी भी तरीके का एडवांटेज हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो, सेल करने यहाँ पे आपके असेट्स को केवल सेल करने की भी बात नहीं की जाती है, उसे ट्रांसफर करने की भी बात करते हैं। तो अगर आपके असेट्स को ट्रांसफर करने या सेल करने से आपको किसी तरीके का एडवांटेज होता है, प्रॉफिट होता है, तो उस होने वाले एडवांटेज और प्रॉफिट पे भी आपको क्या करना पड़ता है? टैक्स को पे करना पड़ता है। और ये जो टैक्स का कैलकुलेशन होता है वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में होता है। ठीक है ना? यानी कि प्रॉपर्टी यानी असेट्स के ट्रांसफर या सेल से होने वाले एडवांटेज पे लगने वाला टैक्स। फिर जब बात आती है असेट्स की, तो सीधी बात होता है, कैपिटल असेट्स को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो। कौन कौन से? एक शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स और दूसरा हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। यानी कि हमें कैपिटल गेन का अगर कैलकुलेशन भी करना रहेगा तो वो भी दो कैटेगरी में आएगा। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो शॉर्ट टर्म असेट्स के सेल और ट्रांसफर पे होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स के सेल्स और ट्रांसफर पे आपको अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स बताएंगे, और उसी में से आप कहोगे क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को डिफाइन करोगे। ठीक है? चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन लिख लिया जाए कि कैपिटल गेन क्या होता है, पहले इसे लिख लिया जाए। देखो भाई, सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसमें कैपिटल गेन को डिफाइन किया गया है। जो सबसे पहला पैराग्राफ है जिसमें लिखा गया है, एज पर सेक्शन 45 ब्रैकेट में 1 यानी सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कैपिटल गेन को डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसे सबसे पहले लिख लीजिए, हेडिंग डाल के मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गेन। लिखा हुआ है कैपिटल गेन मीन्स एनी प्रॉफिट और गेन arising from the transfer of the capital asset in the previous year arose again from the transfer shall be chargeable to the income tax। विष्णु आ गए। विष्णु, आवाज आ रही है बेटा? विष्णु, वॉइस आ रही है बेटा? जी सर, आ तो रही है, बस बस ऐसे ही खोले हैं क्योंकि वोट देने आए हैं। अच्छा, वोट देने आए हुए हो? अरे वाह। लाइन में लगे, हम सोचे देख लें, प्रधानी का चुनाव आ जाए। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, आज है, आज चुनाव है सब इधर एरिया में। अच्छा, इधर पूरे एरिया में चुनाव है क्या बनारस के?
आप पूरे पूरे बनारस भर आ जाए। यस सर, पूरे बनारस। अरे भैया नगर निगम में बस है, हर जगह नहीं। हाँ देखो अरे हाँ रेक्टिफाई वही कर रहा है। मतलब यहाँ बनारस में रूरल एरियाज में। हाँ लोग का रूलर नहीं आता, हम लोग का बढ़िया में आता है, फिर भी गाँव आया रहा है। अरे यार वही। पापा वही जी बोला। चलो अच्छा, जब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कैपिटल गेन की, तो कैपिटल गेन मतलब अभी बताया कि किसी भी असेट्स को अगर ट्रांसफर करने और सेल करने से आपको जो प्रॉफिट और गेन होता है वही आपका कैपिटल गेन में आता है और उस पर टैक्स लगता है भाई। अब इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक शॉर्ट टर्म दूसरा लॉन्ग टर्म। अब कैसे डिफाइन होता है कि शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा? देखो, अगर किसी भी असेट्स को आप 36 मंथ तक रोक के रखते हो अपने पास, कोई प्रॉपर्टी खरीदा, असेट्स खरीदा और वो 36 मंथ तक आपके पास है, तो वो किस में आ जाता है? वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आता है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसे 36 मंथ से पहले बेच दिया, 36 मंथ तक या उससे पहले अगर उसे सेल कर दिया, तो उससे होने वाले प्रॉफिट को आप क्या करोगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में रखोगे। और वही 36 मंथ के बाद अगर आप सेल करते हो, 36 मंथ के बाद अगर आप उसे सेल करते हो, तो उस पे अगर एडवांटेज होता है तो वो आपका किस में आ जाता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है। सेम प्रॉपर्टी, जैसे हाउस ही ले लो, आपने हाउस खरीदा और उसे क्या कर दिया? 36 मंथ से पहले बेच दिया, तो वो किस में आ जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। और वही सेम बिल्डिंग आपने 36 मंथ खरीदने के बाद जाके बेचा, तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। और जो आपकी सिक्योरिटीज होती हैं उस पे 24 मंथ की बात की जाती है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप शेयर्स खरीदते हैं, डिवेंचर खरीदते हैं, सिक्योरिटीज खरीदते हैं, तो उस पे जो रूल फॉलो होता है वो 24 मंथ्स का होता है, 24 महीने का, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। जब शॉर्ट टर्म में लिखेंगे तो बेटा ये डेप्रिसिएबल असेट्स और नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स मत लिखिएगा, केवल जो पहला पैराग्राफ है उसे लिखिएगा और नीचे का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है और उसके नीचे जो भी है वो पूरा लिख लीजिएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके, बड़े अच्छे प्यारे अच्छे क्वेश्चन हैं, लगाने में मजा आएगा इसके क्वेश्चंस को। सर ये जो मतलब है मूल्य ह्रास योग्य संपत्तियां, ये क्या है? बता दे रहे बेटा। ये बस ऐसे जैसे डिफाइन असेट्स की जब बात की जाती है बेटा, तो असेट जब को डिफाइन करना रहता है तो ये डेप्रिसिएबल उसका मेन पोर्शन हो जाता है।
तो असेट्स दो तरीके के होते हैं, एक ऐसा असेट जिसपे डेप्रिसिएशन डिस्चार्ज किया जाता है और दूसरा असेट्स वो होते हैं जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है। उसी के बारे में बताया है कि नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि अगर किसी असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो शॉर्ट टर्म सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में हम उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स मानते हैं। और नॉन डेप्रिसिएबल अगर असेट्स होते हैं तो जिन जिन असेट्स अलाउ जो असेट्स अलाउ होते हैं केवल उन्हीं को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स मानते हैं। तो बस वही बात है, इसी वजह से इसको लिखने के लिए मैंने कहा क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। मेन क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स, इसमें लिखा हुआ है कि 36 मंथ के आधार पर डिफाइन किया जाता है शॉर्ट टर्म को, कि 36 मंथ या उससे पहले के लिए अगर आपने खरीदा है और बेचा है तो फिर आपका शॉर्ट टर्म में आ जाता है। और अगर किसी तरह की सिक्योरिटीज होती है तो उसके लिए 24 मंथ का क्राइटेरिया रखा जाता है, 24 मंथ का क्राइटेरिया रखा जाता है शॉर्ट टर्म डिफाइन करने के लिए। और फिर लॉन्ग टर्म नीचे लिख लीजिएगा। लॉन्ग टर्म असेट्स वही होते हैं जो शॉर्ट टर्म में नहीं आते हैं। फिर नीचे एक हेडिंग दिया हुआ है, दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन पूंजी लाभ, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो सीधी बात है, शॉर्ट टर्म असेट्स को बेचने पे जो फायदा हुआ वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स को बेचने से जो फायदा होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है। उसी चीज को डिफाइन किया है वो। हो गया सर। हो गया सबका? आयुषी हो गया बेटा कि स्क्रीनशॉट मार के ले लिया केवल? सच्ची बताना। आयुषी, सर बस सर थोड़ा सा लिखे बस। अरे कह रहे हैं वो लिखोगे नहीं तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। मान के चलो कि सर क्लासरूम चल नीचे रहा है। वाला हाँ हाँ नीचे वाला पॉइंट लिखे हैं और वो अल्पकालीन ये जो है बीच में मूल्य ह्रास योग्य वाला वो नहीं लिखे हैं बस, और सब ऊपर का लिखे। हाँ 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 ठीक ठीक, ये बीच वाला नहीं लिखना था। मूल्य ह्रास योग्य संपत्ति और गैर मूल्य योग्य ह्रास संपत्ति, इसे नहीं लिखना था। ठीक है भाई, सबका हो गया तो आगे चलते हैं अब। अच्छा अब एक बात यस जरा, सर, हो अब गया हमें कैपिटल क्या कह रहे हो बेटा प्रवीण? हो गया सर। ओके ओके ठीक है।
अच्छा भाई, अगर एक बात पूछी जाए कि भाई तुमको कैपिटल गेन पता करना है, तो किसी भी तरीके का प्रॉफिट या गेन आपको कैसे पता चल सकता है, ये बताओ। हाँ भाई, अगर आपसे कोई भी पूछे कि या आपको खुद कैलकुलेट करना हो, तो किसी भी तरीके का प्रॉफिट या गेन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर कंपैरिजन करके। नहीं, कंपैरिजन करके आपको नहीं पता चलता है प्रॉफिट या गेन। जब भी आप सेल्स वैल्यू में से कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो आपको पता चलता है प्रॉफिट या गेन। क्लियर सा फंडा है। यानी असेट्स हैं, अब असेट्स पे आपको फायदा हुआ कि नुकसान, ये तभी होगा कि जब आपको जितने में आपने सेल किया है, आपने जितने में भी सेल किया है, उस सेल में से जब आप उसकी कॉस्ट को माइनस करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, है ना। मगर यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन एक है। क्या कॉम्प्लिकेशन है? यहाँ पे आपको इंडेक्स वैल्यू का भी यूज करना पड़ेगा। इंडेक्स वैल्यू, ये इंडेक्स वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा? कोई बताएगा कि इंडेक्स वैल्यू का मतलब क्या सेंस आता है? अच्छा ठीक है, हम ही बताते हैं, मैं सोच रहा कोई बताने के मूड में नहीं है। देखो भाई, इंडेक्स वैल्यू क्या बताता है? इंडेक्स वैल्यू आपको बताता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी प्राइस में क्या चेंजेस होते चले आ रहे हैं, है ना। कि पहले वो चीज कितनी थी और अब कितनी उसकी वैल्यू हो गई। 100 रुपए की चीज थी तो अब कितनी हो गई, अब 120 हो गई है, 280 हो गई है, 301 हो गई है, कितनी वैल्यू उसकी हो गई है, उसी को हम कहते हैं। ऐसे होने वाले चेंजेस को बताने वाला जो चीज होती है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इंडेक्स वैल्यू कहते हैं। जो वैल्यू होती है उसी को इंडेक्स वैल्यू कहते हैं। अब बात ये आती है कि अगर आप 2001 से पहले किसी असेट्स को परचेज किए थे, और बताओ वो चीज केवल आपने खरीदी थी 25,000 में, है ना। समझ लो 1980 के आसपास आपने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसकी वैल्यू महज और महज केवल और केवल 25,000 रुपए थी। और जब आपने उसे इस समय 2020 में उसे सेल किया है, तो वो आपकी सेल हुई है करीबन 52 लाख में। 52 लाख में, है ना। तो अब ये बताओ, अगर तुम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने जाओगे तो 52 लाख में से केवल 25,000 माइनस करोगे, तो ये कहां से अच्छा लग रहा है? सरकार को तो कोई फायदा ही नहीं होगा, या तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। सरकार को तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपका होने वाला प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा। कि आप 52 लाख में से केवल 25,000 अपनी कॉस्ट को माइनस कर रहे हैं। होगा कि नहीं होगा भाई, ये बताओ। आपको कम से कम टैक्स कितने पे देना पड़ जाएगा? आपको टैक्स देना पड़ जाएगा 51,75,000 पे। होगा कि नहीं? जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा, तो एक नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए ये तो अत्याचार हो जाएगा। तब तब हम क्या करते हैं? तब ये देखा जाता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी बहुत पहले खरीदी गई है, तो महंगाई के हिसाब से वो वैल्यू अब कितनी होनी चाहिए। कोई सुन रहा है? अरे हाँ भाई, हाँ ना का रिएक्शन देते हाँ रहो। सर, हाँ सर, हाँ। तो अब ये देखो कि अब भाई
अब हम सरकार ये देखती है कि ठीक है यार, तुम कंज्यूमर तुम्हारे फायदे की भी चीज देखेंगे, हम क्या करेंगे, महंगाई के हिसाब से तुम्हारे कॉस्ट को बढ़ाएंगे। तुम्हारी कॉस्ट जितनी ज्यादा बढ़ जाएगी उतना ही ज्यादा तुम्हारा प्रॉफिट का मार्जिन कम हो जाएगा और तुम्हारे लिए टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम इंडेक्स वैल्यू का यूज करते हैं। इंडेक्स वैल्यू का आधार क्या माना जाता है बेटा? इंडेक्स वैल्यू का आधार माना जाता है 2001, 2001 को बेस माना जाता है। और कोई भी चीज अगर बेस होती है तो उसे हम क्या मानते हैं बेटा? 100 मानते हैं। कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। ठीक, तो अब ये देखो, अब हमारा 25 लाख को हम कन्वर्ट करेंगे। तुम्हारा 25,000 है, अब देखो इसको कितने के बराबर मान लेंगे? 100 के बराबर मान लेंगे कि ये किसके बराबर हो गया? 100 के बराबर हो गया। ठीक है, और 2020-21 की अगर बात की जाती इंडेक्स वैल्यू तो वो है आपका 301, 301। यानी कि 2001 में जो 100 रुपए की चीज थी वो 2021 में महंगाई के हिसाब से बढ़ के उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 301 हो गई है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? इसे 301 से मल्टीप्लाई करेंगे। 301 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब बताओ कितनी वैल्यू आ जाएगी? सर ये 301 कहाँ से है? ये बेटा ये सब फिक्स, गवर्नमेंट फिक्स करती है इन वैल्यूज को। ये जो 301 होता है, हाँ गवर्नमेंट इसे फिक्स करती है। जब 2018-19 का था तो 2018-19 में इंडेक्स वैल्यू थी आपकी 280। जब 2019-20 है तो उसमें इंडेक्स वैल्यू हो गया 289। फिर उसके बाद 2020 ये हमारा 20-21 आया तो इसमें जो इंडेक्स वैल्यू हो गई वो हो गया 301 हो गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस तरीके से आप फिक्स करके बताती है आपको कि इंडेक्स वैल्यू कितनी है, यानी महंगाई के हिसाब से चीजें का वैल्यू कितना बढ़ता जा रहा है। 100 रुपए की चीज अब बढ़ के कितनी हो गई। ठीक है, तो ये आपको इंडेक्स वैल्यू आपको पता रहेगी, क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, डोंट वरी, उसके लिए आपको याद नहीं करना, वैसे क्वेश्चन लगाते लगाते याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो अब बताओ भाई इसे सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 75,250। 75,250। यानी कि अब क्या किया जाएगा? अब आपके 52 लाख जो आपने सेल किया है उसमें से क्या माइनस किया जाएगा? आपका 75,250, ना कि 25,000 रुपीज। तो भाई आपका कम से कम कॉस्ट बढ़ेगा तो आपकी कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगी, तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा। ये सारा फलसफा है इसका। तो इसी तरीके से हमको इंडेक्स वैल्यूज भी निकालनी रहेंगी जो प्रॉपर्टी हम खरीदे रहेंगे। ठीक है ना बेटा? बहुत ज्यादा लॉस। क्या बेटा? बहुत ज्यादा तो डिफरेंस तो नहीं आया, 25,000 और 75,000। कोई नहीं, यहाँ पे अभी उतना नहीं आया, मगर अभी और भी चीजें होती है ना, जैसे कि अगर आपने बहुत पहले के 2001 से पहले की आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसे अब बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है तो उस पे रिपेयर करने, उसकी मरम्मत पे भी आपके खर्च होती है ना? वो जो कॉस्ट होता है उसका भी इंडेक्स वैल्यू निकाल के ऐड किया जाता है। तो जितने में खरीदा और फिर आपको उस पे जो मेंटेन करने पे खर्च आ रहा है उसको भी ऐड किया जाता है, तो अच्छा खासा कुछ ना कुछ अमाउंट तो कम से कम आपका कॉस्ट बढ़ ही जाता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं, भले ही थोड़ा सा का फायदा हो या ज्यादा का हो, मगर व्यवस्था हमारी यही है कैलकुलेशन करने की, जिसमें हम इंडेक्स वैल्यू की हेल्प लेते हैं। बात समझ में आई सब भाई कि हमें ये चैप्टर में कैसे चलना है पूरा? यस। चलिए, अब जो चीजें बातें कर रहे हैं उसका परफॉर्मा हम बना लेते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का परफॉर्मा क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें निकालना है तो उसका प्रोफार्मा क्या होगा। ठीक है ना? इसे मैं हटा देता हूं। हम्म, 40 मिनट का टाइम। हाँ जी बेटा, सबसे पहले तो ऊपर ये लिख लीजिएगा कि कैपिटल गेन का मतलब होता क्या है। कैपिटल गेन का कॉमन अगर फंडा बात की जाए तो सेल कंसीडरेशन ऑफ कैपिटल असेट्स में से
जब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब पाने की वैल्यू, जब परचेस करने की वैल्यू आप माइनस कर देते हैं तो जनरली आपका क्या निकल के आता है, कैपिटल गेन निकल के आता है। तो जहां भी कैपिटल गेन की डेफिनेशन आप लिखेंगे वहां पे ये फॉर्मूला जरूर आप लिख के दिखाओगे कि सेल्स कंसिडरेशन यानी बेचने से मिली हुई वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उस असेट्स को पाने में कितना खर्च हुआ था। और बता ये जब समझ के रखिएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब ये भी हो जाता है कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदे तो उसके लिए कितना पैसा देना पड़ा, प्लस कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो लीगल एक्सपेंसेस को भी आपको देना पड़ता है। आप नोटरी चार्जेस बनवाते हो, वो सब पैसे देने पड़ते हैं, उनको भी आप ऐड कर लेते हो। तो 25,000 का आपने प्रॉपर्टी खरीदा होगा, लीगल एक्सपेंस किए होंगे वो भी उसमें ऐड कर देंगे, उसकी मेंटेनेंस का खर्च आएगा वो भी ऐड हो जाएगा, तो अच्छा खासा पैसा आपका कॉस्ट बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे बात करते बेटा कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे होता है, हमेशा और हमेशा सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सेल्स कंसिडरेशन। पहले तो ये खोजना है क्वेश्चन में कि जो भी चीज है वो कितने में प्रॉपर्टी बिक रही है। अब प्रॉपर्टी बिक रही है तो बेचने में भी आपके खर्च होते हैं। हमेशा माइंड में एक चीज एकदम क्लियर रहनी चाहिए कि भाई बेच रहे हो तो फ्री में कोई चीज नहीं बिकती है, बेचने के लिए भी, इनकम कमाने के लिए भी खर्च करना पड़ता है। तो वो सेलिंग एक्सपेंस और ट्रांसफर एक्सपेंसेस को आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो जब माइनस कर दोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी उसे आप कहोगे नेट सेल प्रोसीड कहा जाएगा। सेल्स वैल्यू में से सेल्स करने में का खर्चा माइनस कर दोगे तो आपका वैल्यू जो आएगा उसे कहेंगे नेट सेल प्रोसीड्स, नेट सेल्स इसे कह सकते हैं। अब इसमें से आप क्या माइनस करते हो, आप माइनस करते हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उस प्रॉपर्टी को कितने में खरीदा था आपने, और प्लस क्या उसमें से और माइनस कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उसे इंप्रूव करने में अगर आपने कोई खर्च किया है तो उसे भी आप माइनस कर सकते हो सेल्स में से। अब माइनस करने पे जो भी आपकी वैल्यू आएगी वही क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। और सरकार कुछ एग्जम्पशंस देती है अंडर सेक्शन 54B, 54D, 54G, 54GA, ये बात की बातें हैं, इसे नोट करेंगे बाद में। ये चीजें भी आप उसमें माइनस कर सकते हैं। सर ये दूसरा वाला एक बार फिर से बता दीजिए, मतलब लेस क्या, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन ये क्या है? हाँ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है बेटा एक्वायर करना। एक्विजिशन नाउन हो जाता है, फिर उसका एक्वायर करना यानी प्राप्त करना। किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने में जो लागत आपकी हुई होती है उसी को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है ना, किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने में जो भी आपकी लागत लगी। और फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, भाई संपत्ति पर रखे हो तो भाई अगर असेट्स रखे हो तो उसको इंप्रूवमेंट की भी जरूरत पड़ती है, अगर वो कोई खर्च है तो वो भी आप माइनस कर सकते हैं। तो ये सब पूरा माइनस करने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका निकलता है, और एग्जेम्पशंस को माइनस कर देंगे तो आपका टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन हो जाता है। ये टोटल हो जाए तो बताइएगा। हो गया। हो गया, अरे आराम से भाई, और सब भी, कोई किसी का कंपटीशन नहीं करना लगना। हो गया सर। हो गया, अच्छा। और सबका भी, अगर किसी का नहीं हुआ है तो नहीं बोल दे, नहीं तो फिर मैं आगे चलूं। ठीक है भाई, कोई नहीं सर थोड़ा नहीं। रुक गई। अच्छा अच्छा अच्छा, एकदम एकदम रुका हूं भाई, एकदम रुका हूं, नोट कर लो।
हो गया सर। हो गया, ठीक है। चलो भाई, तो मान के चल रहे हैं कि सबका हो गया। अब आगे चलते हैं। हाँ भाई, अब बात कर लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही ये इंडेक्स वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है ना। ये चीज क्लियर रखिएगा। अंतर क्या हो जाता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में? शॉर्ट टर्म का है, लॉन्ग टर्म का आया नहीं, तो इंडेक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं आता। इंडेक्स कॉस्ट मतलब कि बढ़ी हुई वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। मगर जब लॉन्ग टर्म में आते तो बस यही चीज डिफरेंट हो जाती है आपका शॉर्ट टर्म से, कि यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट आ जाता है, कि समय के साथ वैल्यू जो बढ़ी हुई है उस वैल्यू को हमें मेंशन करना रहता है। तो कुछ भी नहीं है, सारी चीजें वही हैं, बस इंडेक्स कॉस्ट को हमें यहाँ पे दिखा देना है। सेल्स कंसिडरेशन ही रहेगा आपका। इसमें से आप ट्रांसफर और सेलिंग एक्सपेंस को माइनस करोगे तो नेट सेल कंसिडरेशन आएगा। और यहाँ पे जो पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता था, इसे लिखेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होता था उसे लिखेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अभी इसके हम फॉर्मूले भी लिखेंगे। माइनस कर देते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है। एग्जेम्पशंस को माइनस कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है आपका। देखो, 29 तारीख तक सारे इलेक्शन खत्म होते हैं, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, किस तरीके का सिचुएशन सर लॉकडाउन। रहता है। लॉकडाउन तो नहीं लगाएगा, मगर लॉकडाउन जैसा कुछ हार्श लगाएंगे सब रिस्ट्रिक्शंस। हाँ सर, अभी तो इलेक्शन का टाइम है ना, इसलिए नहीं लगा रहे कुछ। खत्म होने दीजिए बस वोटिंग वाला सीन। खत्म होने दीजिए। जैसे कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस एकदम बिल्कुल तरीके से बंद कर देंगे, जैसे कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, ये सब तो बंद रहेंगे ही रहेंगे। साथ में ये सब जो जिम उम है, ये सब क्लोज करवा देंगे। हमारे सब देश बर्बाद करके रख दिए। अच्छा भाई, अब 1 मिनट से कम समय बचा हुआ है, तो फिर से उसी पे क्लिक करके ऐसा करते तुरंत अभी आ जाते। ठीक है, अभी खत्म कर देता हूँ इस सेशन को, और फिर दोबारा से क्लिक करके आ जाओ, फिर न्यूमेरिकल में लगाया जाए। ठीक है, इसे बंद कर रहा हूँ अभी मैं।